नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। अपनी इस खास पेशकश में आज हम आपको बताएंगे कि फायरिंग कैसे करते हैं लोग। कई लोग जश्न के दौरान गन निकालकर फायर करना अपनी शान समझते हैं। लोगों का यह भी मानना है कि खुशी के मौके पर बंदूक से गोली ना चले तो मानो जश्न में कोई कमी रह गई हो। लेकिन क्या आपको पता है यह हर्ष फायरिंग कई बार जानलेवा साबित हो जाती है। आए दिन इस तरह की खबरें आना मानो आम बात हो गई हैं कि हर्ष फायरिंग को लेकर जिस तरह से खुशी में लोग फायरिंग करते हैं लेकिन वहां गम में तब्दील हो जाती है। वहीं एमपी के चंबल क्षेत्र में हर्ष फायरिंग का चलन काफी पुराना है। पुलिस प्रशासन की लाख चेतावनी के बाद भी शादियों में हर्ष फायरिंग नहीं थम रही। मुरैना जिले के पोरसा के मठियापुरा में कुछ दिन पहले शादी समारोह में हुए हर्ष फायर में दुल्हन के चाचा को गोली लगी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं कुछ दिन पहले एमपी के शिवपुरी में बर्थडे पार्टी के मौके पर हर्ष फायरिंग के दौरान एक 12 साल के बच्चे की आंख में गोली लग गई। ऐसी सैकड़ों घटनाएं सामने आती हैं जिसमें हर्ष फायरिंग जानलेवा साबित होती है। प्रशासन की लाख चेतावनी के बाद भी लोग हर्ष फायरिंग करने से नहीं बाज आ रहे हैं और लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे में सरकार भी हर्ष फायरिंग पर नकेल कसने की तैयारी में है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुरैना में शादी पार्टी में हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाने के बाद इस पूरे राज्य में ही प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है। गृह मंत्री के बयान के बाद प्रदेश के प्रतिबंध लगाने संबंधित संकेत माने जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि शादी पार्टी या अन्य कार्यक्रमों में अगर हथियार ले जाना आवश्यक होने पर पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे एक खास पैनल में भी जुड़ेंगे लोग और लेकिन इससे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुना देते हैं। हथियार का प्रदर्शन, हर्ष फायर, मुरैना में व्यक्ति मर गए, उससे एक दो घटनाएं घट गई हैं। कई बार सुनने में भी आता है, इसलिए ये गंभीर विषय है और इस पर हथियार ले जाने पर सूचना या अनुमति के बारे में हम विचार कर रहे हैं और गंभीरता से विचार करेंगे कि शादी में अगर कोई जाता है तो प्रदर्शन न कर सके, हर्ष फायर न कर सके, पुलिस थाने या संबंधित अधिकारी को सूचना दे या अनुमति ले, ऐसा विचार हो रहा है। हर्ष फायरिंग से युक्तिपूर्ण निपटने के लिए प्रशासनिक और जो कानूनी विषय है वो तो है ही है, पर सामाजिक बदलाव की भी आवश्यकता है। तो इसके लिए ये जो प्रयास है समाज का वो निश्चित ही अनुकरणीय है और जब समाज मिलके हर्ष फायरिंग के विरुद्ध आवाज उठाएगा तो ये पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश में लगातार हर्ष फायर से होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। विशेषकर ग्वालियर चंबल संभाग, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा स्वयं उसी संभाग से आते हैं, उसके बाद भी लगातार घटनाएं हो रही हैं। यहां तक कि कई मामलों में लोगों की मौत हो गई। उसके बाद भी सरकार द्वारा इस दिशा में ना कोई कानून बनाया जाता है, ना कड़ाई से पालन करवाया जाता है ताकि हर्ष फायर पर रोक लगे और किसी भी तरह की दुर्घटनाएं ना हो पाए। ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार की लापरवाही है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ रही है। तो 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें हर्ष फायरिंग के मामले सामने आए हैं। देखिए तस्वीरें, मुरैना से तस्वीर है जहां लगातार हर्ष फायरिंग हो रही है और ग्वालियर से की तस्वीर है, शिवपुरी की तस्वीर है, जश्न में डूबे लोग हथियार लेकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। छतरपुर की तस्वीरें हैं जहां लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। एमपी में हर्ष फायरिंग पर पाबंदी के संकेत हैं या फिर फायरिंग करने वालों पर सख्त नकेल कसने की तैयारी सरकार कर रही है और इसी को लेकर गृह मंत्री का बयान भी हमने आपको सुनवाया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का बयान भी आपको सुनवाया, कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाया। तो जानलेवा है हर्ष फायरिंग, इसलिए इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात, सूचना की बात। अगर कोई हथियार लेकर शादी समारोह में या बर्थडे पार्टी में या किसी जश्न में जा रहा है तो उसकी सूचना भी पुलिस के पास पहले से होगी। तो इसलिए इस पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। तो जानलेवा है यह हर्ष फायरिंग और नकेल कसने की अब हो रही है तैयारी, क्योंकि लगातार हर्ष फायरिंग की ऐसी घटनाएं सामने आती थी जिनसे लोगों की मौत हो जाती थी और वो लोग जो शादी समारोह में आते हैं उनके साथ इस तरह की घटनाएं सामने आती थी। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हर्ष फायरिंग नकेल की तैयारी है और इसमें खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबोध कार्णिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। एनके उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड डीएसपी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हरदयाल सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत
इसी से करेंगे, क्योंकि पहले इसमें समझेंगे कि आखिर ये क्यों होती है और किस तरह से इस चलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या शौक में फायरिंग की जाती है, क्या हर्षोल्लास में आदमी भूल जाता है कि वो फायरिंग कर रहा है, या फिर दिखावा यहां नजर आता है। सबसे पहले एनके उपाध्याय जी, क्योंकि आप रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, डीएसपी रह चुके हैं, आप कैसे इसको देखते हैं? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है एनके उपाध्याय जी, इसलिए आपको अनम्यूट करना होगा। जी एनके उपाध्याय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। ठीक है एनके उपाध्याय जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं हरदयाल सिंह ठाकुर के पास आना चाहूंगा। हरदयाल जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, जिस तरह से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, हर्ष फायरिंग होती है, जानलेवा ये हर्ष फायरिंग अब होती जा रही है, पुराना चलन इसको बताया जा रहा है, और मुरैना और ग्वालियर में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? क्या होना चाहिए, किस तरह का प्रतिबंध इन पर लगना चाहिए? सर, में अग्नेयास्त्र का जो लाइसेंस है, जिसके बाद ही आयुध खरीदा जाता है, उस पर अपनी बात शुरू करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को लाइसेंस इसी शर्त पर मिलता है कि या तो वो अपनी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र खरीद रहा है या अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए खरीद रहा है। व्यक्ति को लाइसेंस की शर्तों का स्वयं को पालन करना चाहिए। केवल अपनी रक्षा और संपत्ति की रक्षा में ही शस्त्र का उपयोग करना चाहिए। किसी के यहाँ लड़का उत्पन्न हुआ है, किसी के यहाँ बारात निकल रही है, और यदि आप फायरिंग कर रहे हैं तो वो लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है, और ऐसे में लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है और करना चाहिए। क्योंकि शादी ब्याह में आदमी अपने लाइसेंसी बंदूक से अगर वो फायर करता है और किसी की मौत हो जाती है तो कितनी दुखद बात है। वो किसी के यहाँ खुशियाँ थी, वो मातम में बदल गई एक व्यक्ति की लापरवाही से। निश्चित तौर पर वो अभियोजित किए जाने योग्य घटना है, लेकिन लाइसेंस की शर्तों का सरेआम उल्लंघन है। लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ स्वयं की रक्षा या स्वयं की संपत्ति की रक्षा के लिए दिया जाता है। हरदयाल सिंह, मेरा एक सवाल है इस पर। जिस तरह से आपने कहा कि वो नियमों का उल्लंघन हो रहा है, लाइसेंस उनको दिया जाता है, वो उसका प्रदर्शन करते हैं, और हद ये है कि हवाई फायरिंग में कई लोगों को वो आघात भी पहुंचा देते हैं, चोट भी पहुंचा देते हैं, लेकिन क्या लाइसेंस उनका उस वक्त निरस्त होना चाहिए? ये पहला सवाल। और इसमें एक और सवाल मैं ऐड कर देना चाहता हूं, जो लोग गैर कानूनी तरीके से फायर करते हैं उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो लाइसेंसी शस्त्र से भी अगर कोई व्यक्ति आहत होता है तो निश्चित ही उसके तौर पर उसके खिलाफ FIR होती है। किसी की मृत्यु होगी तभी FIR होगी, लेकिन लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। मेरा तो यह निवेदन था। ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे पास सुबोध कार्णिक जी भी। सुबोध कार्णिक जी, आपके पास आऊंगा। सामाजिक तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये जो हथियार प्रदर्शित किए जाते हैं, ये क्या सामाजिक बुराई है? आप देखते हैं इसको? सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि हर्ष फायरिंग जो है भारत में बहुत पहले समय से चली आ रही है, और कहीं ना कहीं ये हमारी जाति व्यवस्था के दोष हैं, ये कहीं ना कहीं उसको उजागर करती है। हर्ष फायरिंग जो है अधिकांश लोग अपना दबदबा, बाहुबल या अपने को उच्च वर्ग से संबंधित बताने के लिए भी करते हैं, और ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से जिन लोगों पर इसका कर्तव्य है वो लोग इसका पालन करवाएं, और ये हर्ष फायरिंग की जो प्रथा है इसको बंद होना चाहिए। स्पेशली अभी भी आप देखेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, भिंड, मुरैना, हरियाणा, राजस्थान, ये कुछ ऐसे प्रदेश है जहां पर की जाति व्यवस्था अभी भी बहुत ज्यादा हावी है, और ये कहीं ना कहीं जो है उच्च वर्ग अपना अधिकार समझ के ये सब कार्य करता है, और इस पर निश्चित ही प्रतिबंध लगना चाहिए। बिल्कुल, तो इस पर निश्चित ही प्रतिबंध लगना चाहिए, साफ तौर पर आप इसको कह रहे हैं। जिस तरीके से एनके उपाध्याय जी भी हमारे साथ हैं, एनके उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहा था, लेकिन आपकी आवाज नहीं मिल पा रही थी, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे हम इसको लेकर, जिस तरीके से आप अधिकारी रहे हैं, डीएसपी रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसको?
एनके उपाध्याय जी, आपकी आवाज अभी भी हमें नहीं मिल पा रही, शायद आपने अनम्यूट अभी भी नहीं किया है, जिसकी वजह से आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एनके उपाध्याय जी, एनके उपाध्याय जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। हरदयाल सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा और एक बार इस पर क्या जो इस पर कानून बने हुए हैं उनको क्या सही से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता या सही से उन पर काम नहीं किया जाता या उनका उल्लंघन किया जाता है? और जिस तरह से हम इस तरह की घटनाएं देखते हैं कि कहीं अगर किसी ने हर्ष फायरिंग की और वहां कोई घटना हुई तो वो चूंकि सब आपस में रिलेटिव होते हैं तो घर में बैठकर सुलझा लिया जाता है, इसलिए इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही। क्या उनको सजा नहीं मिल पाती इसलिए इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं? सर, मेरा इसमें भी दो मत है। एक तो ये कहना है कि शस्त्र लाइसेंस यदि किसी प्रबुद्ध वर्ग के पास में है और उसने वास्तव में अपनी रक्षा के लिए आयुध खरीदा है तो वो उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करेगा, कभी भी हर्ष फायर नहीं करेगा, क्योंकि उसको ज्ञान है कि हर्ष फायर करना अपने आप में अपराध है, इसलिए वो उसको कभी भी दुरुपयोग नहीं करेगा। लेकिन जो लोग दुरुपयोग करते हैं तो वो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ FIR होती है और FIR होने के बाद पुलिस चालान पेश करती है, ट्रायल आरंभ होती है। लेकिन आप देखना किसी शादी समारोह में परिवार के लोग भी आते हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो परिवार के लोग आ रहे हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि घर के व्यक्ति को ही सजा हो, इसलिए वो गवाह कोर्ट में मेन आरोपी के खिलाफ नहीं बोलते हैं और आरोपी दोष मुक्त हो जाता है। इससे समाज में बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से साक्ष्य भी एकत्रित करना चाहिए, जो व्यक्तिगत हितबद्ध साक्ष्यों के अलावा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के जैसे गंभीर साक्ष्य होती है उसको भी बारीकी से लिया जाना चाहिए जांच अधिकारी को, ताकि व्यक्ति सजा से नहीं बच सके। आयुध से गोली चली तो कितने समय के भीतर चली और वही गोली सामने वाले के शरीर में धसी और वो गोली उसी आयुध से चल सकती है। इस प्रकार का बारीकी से अनुसंधान होना चाहिए ताकि अगर गवाह पक्ष विरोधी हो जाए तब भी मेन आरोपी को सजा दिलाई जा सके। एनके उपाध्याय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? एनके उपाध्याय जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? एनके उपाध्याय जी, जिस तरह से लगातार आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, ये कहीं ना कहीं तकनीकी दिक्कत की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन प्रयास करेंगे फिर जुड़ने का। सुबोध कार्णिक हमारे साथ हैं। सुबोध कार्णिक जी, आपके पास आऊंगा और आपसे एक बार, जिस तरह से ये लगातार सामाजिक तौर पर हम इसको देख रहे हैं कि सामाजिक बुराई के तौर पर भी इसको देखना चाहिए, क्योंकि जहां हर्ष फायरिंग हो वहां मेरे ख्याल से जो जिन लोगों के यहाँ फंक्शन है, शादी है या समारोह है, उन लोगों को खुद इस पर बैन लगा देना चाहिए कि इस तरह के लोग जो हर्ष फायरिंग करेंगे या फिर अपराध इस तरह का करेंगे उनकी एंट्री ही बैन कर देनी चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल, समाज में हम लोगों को, प्रत्येक नागरिक को जागरूकता अपने आप में लाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में ये भी है कि पुलिस प्रशासन स्तर पर भी जिन लोगों को हथियार, लाइसेंसी हथियार दिए गए हैं, इनका भी समय समय रिव्यू होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अभी हालांकि हमारे दूर में, ये बहुत दूर देश में दूर की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों को हथियार दिए गए हैं उनकी मानसिकता का भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हथियार लेने के बाद में कोई किसी से नहीं पूछता है कि उन हथियार को लेकर वो व्यक्ति कितना सचेत है, अपने कर्तव्यों के प्रति कितना सचेत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सुबोध कार्णिक जी ने कही है। और इस पर सुबोध कार्णिक जी, आपको रोकते हुए हरदयाल सिंह से मैं पूछना चाहूंगा, क्या जब आपको शस्त्र दिया जाता है या किसी व्यक्ति को शस्त्र दिया जाता है तो क्या ऐसा होता है कि किसी का कोई मानसिक टेस्ट हो या इस तरह का कोई टेस्ट किया जाता है जिससे ये समझ में आ सके कि वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ये हथियार ले रहा है या लाइसेंस ले रहा है? लाइसेंस कोई सड़क पे पड़ा हुआ नहीं मिलता। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कलेक्टर को एक आवेदन देते हैं जिसकी जांच होती है, 3 स्तर पे जांच होती है।
ऊपर से लेके पटवारी कहीं कहा यह जाता है कि जिसको लाइसेंस की जरूरत है उसको मिल नहीं पाता और जिसको जरूरत नहीं है उसको सारे काम घर बैठे हो जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। नहीं, गलत है। बिना उसकी प्रक्रिया पूर्ण करे लाइसेंस किसी को नहीं मिलता। एसपी से लेके थाने तक की पूरी प्रक्रिया होती है, उसके आपराधिक रिकॉर्ड देखे जाते हैं, उसकी आवश्यकता देखी जाती है, सारी चीज अगर फिट होती है उसके पश्चात क्या ऐसा भी कोई प्राविधान है कि अगर कलेक्टर चाहे तो लाइसेंस हाथों हाथ जारी कर दे रजिस्ट्रार को बुला के, असला बाबू को बुला के, और वहां वो जो प्रक्रिया है वो बाद में पूरी होती रहेगी, ऐसा भी प्राविधान है? ये कहने में ऐसा लगता है, बाकी जो लोग भी ऐसा सोचते हैं वो एक बार आवेदन करके देखें क्या उनको हैंड टू हैंड लाइसेंस मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। एक ठीक है, प्रक्रिया ठीक है। एनके उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए। एनके उपाध्याय जी से एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। आवाज आ रही है मेरी, आप तक पहुंच पा रही है? एनके उपाध्याय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। आपसे समझना चाहेंगे एक पुलिस अधिकारी के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं, हर्ष फायरिंग को? देखिए, मैं पहले धन्यवाद दूं, कई बार आपके चैनल पे आ चुका हूं जी, और आप हर बार एक बड़ा जीवंत, बड़ा ज्वलंत विषय लेके आते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक विषय है जी, सभी मेरे वक्ताओं को मैं सुन रहा था, यहाँ तक गृह मंत्री जी और राजनीतिक नेताओं को भी सुन रहा था। सबसे पहले तो मेरा जो कहना है, मैंने 38 साल नौकरी की, ये जो स्टेटस सिंबल बना के हथियार लेके चलना, इस पर रोक लगनी चाहिए जी। और इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है जनता का जागरण, जन जागरण। ये जन जागरण जब तक नहीं होगा, जब तक पड़ोसी चैतन्य नहीं होगा, तब तक हम सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। अपने एसपीआर को बुलाने जाएंगे, उसके पहले पड़ोसी का महत्व होता है। इसी तरह वहाँ जो मौके पर मौजूद है जनता, उसके अंदर इस बात की जागृति आनी चाहिए कि हर्ष फायर यदि कोई कर रहा है, इमीडिएट सूचना दी जाए, उसके विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे। ठीक है, उसके विरुद्ध कार्रवाई हो जी। है मात्र 304A लगा करके और जमानती केस बना करके छोड़ देने से नहीं चलेगा काम, क्योंकि ये ग्वालियर चंबल की बात नहीं है। ग्वालियर चंबल में निश्चित रूप से ज्यादा हो रहा है ये, लेकिन ये पूरे देश की बात है और ये हर जगह की हरकतें हैं। जैसा भी हमारे एक विद्वान साथी बोल रहे थे कि हरियाणा में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ये हथियार खरीदना एक शौक और दिखाना एक शौक हो गया है। ये निश्चित रूप से सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा, अपनी जान की सुरक्षा के लिए, संपत्ति की सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन इसका कतई ये मानना क्या वो नहीं हो सकता, अनुमति नहीं दी जा सकती कि आप शादी ब्याहों में, जन्मदिन पे इसको फायर करें, और वो भी शराब पी करके करते हैं अधिकांश लोग। तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं होती हैं। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ सभी राजनीतिक दलों से कि हमारे दल ने ये किया, तुम्हारे दल ने ये किया, ये ना, ये सब दूर करके, सामाजिक बुराई है, इसको दूर करने के लिए एकजुट होकर के इसके लिए सख्त कानून बनवाएं, जन जागरण कराएं और ये स्टेटस सिंबल की जो आदत है इसको दूर कराना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से उपाध्याय जी आप देखते हैं कि जो चलन है, ये बताया जाता है कि मध्य प्रदेश, चंबल, मुरैना और ग्वालियर से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले यही रोक लगनी चाहिए। निश्चित रूप से मेरा अधिकांश सेवा काल ग्वालियर चंबल डिवीजन का रहा है और ये कहने में मुझे बड़ा संकोच और बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस संभाग में जितने वैध लाइसेंस हैं उससे ज्यादा अवैध लाइसेंस। ठीक है, इलेक्शन टाइम में जब हथियार जमा किए जाते हैं बिल्कुल, तो इन पर रोक लगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया इनके उपाध्याय जी आपका, और हमारे साथ हरदयाल सिंह जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। सुबोध कार्णिक हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।